Hi, my dear friends. Welcome to my channel. I hope that you all are happy. आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस चैप्टर को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नया नाम दे दिया गया है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, पर कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है पूरी, यानी कि एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है आपको। देन रेफरेंस मटेरियल में आपको 2-3 टॉपिक्स दे रखे हैं, वो आपको पढ़ना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख लेना सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने एक सिलेबस की वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। इस चैप्टर में 1-2 टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि कहीं पर गिवन नहीं है, आप अपने मैम से पूछ लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी सारी एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं एक्चुअल में। कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s हम ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कि जहाँ पर आज हम हैं, आज जो हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स है कि बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टीज़ का जो भी परफॉर्मेंस है इलेक्शंस में, वो कैसे हुआ, वो कैसे पता चलेगा। व्हेन वी विल बी गेटिंग टू नो अबाउट आवर प्रीवियस पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्योंकि कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, सर्टेन स्टेप्स होकर ही एक रिज़ल्ट निकलता है। तो हम वो सारे स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से आज का जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो इस तरीके से सेटअप है। तो 1990s के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक्चुअल में 5 डेवलपमेंट्स होंगी जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आएंगे इंडिया की पॉलिटिक्स में। उसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, एरा ऑफ कोलिजन्स। आपको पता होगा गठबंधन के बारे में, जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती लोकसभा के अंदर, तब क्या करना पड़ता है, थोड़ी और पार्टीज़ का सपोर्ट लेकर एक रूलिंग गवर्नमेंट बनाती है वो वाली पार्टी जिसके पास शायद लार्जेस्ट वोट्स थे, ठीक है। जो पार्टी मिलजुल कर एक ऐसा मेजॉरिटी वाला वोट अपने पास ले आएगी, दूसरी पार्टीज़ को कन्विंस कर पाएगी अपने साथ जुड़ने के लिए, तो वो क्या बना लेती है, कोलिजन बना लेती है। ये वाला पीरियड जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल राइज ऑफ ओबीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, ओबीसीज़ को रिजर्वेशन कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, वो चीज़ पढ़ेंगे, और उसके बारे में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट थे वो पढ़ेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, कि कैसे भारत के अंदर सेकुलरिज्म के ऊपर खतरा था, कैसे रिलीजन कम्युनिटी के नाम पर लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस की एंडिंग में क्या हो जाता है, ठीक है। ये जो पीरियड हम पढ़ रहे हैं, एंडिंग में कैसे कैसे क्या क्या होगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 2 टॉपिक्स, इस वीडियो में हम ये 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है आपके चैप्टर का वो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 मार्क क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत बार रिपीटेटिवली बोर्ड्स में आया हुआ है कि आप 5 डेवलपमेंट्स के बारे में बताओ जो 1990s के डिकेड में हुई थी, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे कि 1990 से पहले भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हुआ था। क्या होता है, 84 के अंदर, 1984 के अंदर आपको पता है 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जो है उनकी असैसिनेशन कर दी जाती है, ठीक है। और उसी साल क्या होता है, इलेक्शन भी होते हैं जिसके अंदर राजीव गांधी जो है कांग्रेस से थे, ठीक है, इनके बेटे थे, वो जीत जाते हैं, वो पीएम बन जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हुई हैं 1990 से पहले। अभी हम 5 डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि तो 1990s के अंदर क्या क्या होगा, उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो एक्चुअल में ऑलमोस्ट आ जाता है, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चांसेस है कि आ सकता है। तो आप इसको याद रखना, कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने इस
बारे में क्या पढ़ा था, तो आई एम स्पेसिफिकली टेलिंग यू, जहाँ पे आपको 1990s की 5 चेंजेस, 5 इवेंट्स, कुछ ऐसा पूछा हो, 2 इवेंट्स, 3 इवेंट्स, कुछ भी 1990s वाला यही सब कुछ होगा। तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं पॉइंट नंबर 1, वो है एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। अब होता क्या है, 84 में तो राजीव गांधी बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे, उसके बाद क्या होगा, 5 साल बाद जब अगला इलेक्शन होगा वहाँ पर कांग्रेस हार जाएगी, डिफीट ऑफ राजीव गांधी, ठीक है, 1989 के इलेक्शन में। ये वाला ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 1989। ये चैप्टर शुरू ही कब से हो रहा है, 1989 वाले टाइम से, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि पहले अगर आप 84 के इलेक्शंस में देखोगे, राजीव गांधी की कांग्रेस को 415 सीट्स मिली थी। आप 89 के इलेक्शन में देखोगे, कांग्रेस को सिर्फ 197 सीट्स मिली थी, आधी भी नहीं मिली थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कांग्रेस सिस्टम है, कहा जाता है 1989 के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर आ सकता है कि कब कांग्रेस सिस्टम ख़त्म हुआ था, 1989 में, जब कांग्रेस जो है वो बहुत बुरी तरीके से हारी थी। कांग्रेस लॉस्ट इट्स सेंट्रलिटी, यानी कि कांग्रेस जो एक मेजर पार्टी हुआ करती थी, जो हमेशा जीतती ही रहती थी, वो वाली इम्पोर्टेंस जो है वो कांग्रेस ने खो दी थी। और किसकी सरकार बनती है 89 के अंदर, नेशनल फ्रंट की। तो आपको मैं नेशनल फ्रंट के बारे में बता देती हूँ, आपने पढ़ा था 1975 का जो इमरजेंसी वाला था। उसके बाद आपको याद होगा कि 77 में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी हार जाती हैं क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के अंदर, लोग बहुत परेशान हुए थे तो कांग्रेस को हरा देते हैं। जीतता कौन है, जनता पार्टी। तो वही जनता पार्टी जो है ये उसका कोलिजन है, ठीक है, जनता पार्टी, यानी कि 77 में जनता पार्टी की वजह से कांग्रेस हारी थी, 89 के अंदर फिर से कुछ रीजनल पार्टीज जो हैं वो जुड़ी हुई थी जनता पार्टी के साथ, और उन्होंने बनाया था नेशनल फ्रंट, ठीक है। ये NF बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि 1990s के अंदर अब कौन रूल करने वाला है, बिगिनिंग में नेशनल फ्रंट, जो कि जनता पार्टी की एक कोलिजन थी, दूसरी पार्टीज के साथ जोड़ के इन्हें मेजॉरिटी बना ली इन्होंने, और ये क्या कर रहे थे, कंट्री को रूल कर रहे थे। अब उसके बाद अगला जो हमारा डेवलपमेंट है वो है मंडल इशू। मंडल से आप याद रखो OBC के बारे में, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बन गई है 1990 के अंदर, क्या होता है, इनकी सरकार बन गई, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड करा 1990 के अंदर, 89 में इनकी सरकार बनी, अगले साल इन्होंने डिसाइड किया, जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट ने, जिसने दूसरों के साथ कोलिजन बनाई थी नेशनल फ्रंट, उस नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया टू इम्प्लीमेंट मंडल कमीशंस रिकमेंडेशन फॉर OBC रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। यानी कि ये जो मंडल कमीशन थी वो सेटअप की गई थी ताकि जो OBCs हैं उनके बारे में स्टडी करी जाए, कंट्री के अंदर उनकी सिचुएशन के बारे में, और उनके रिजर्वेशन के बारे में रिकमेंडेशन दे। तो जो मंडल कमीशन है उसने कहा था OBC को क्या मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो 1990 के अंदर क्या होता है, नेशनल फ्रंट जो है वो डिसाइड कर लेती कि हम रिजर्वेशन अब से देनी शुरू कर देंगे। तो अब होता क्या है इस रिजर्वेशन के मामले में कि कुछ सपोर्टर्स होते हैं जो कहते हैं OBC को मिलनी चाहिए, और दूसरे जो कास्ट के होंगे, जनरल कैटेगरी के होंगे, या फिर और अपोनेंट्स होंगे इस इशू के, उन दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्चुअल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंट्री का जो शांति है, जो पीस स्टेबिलिटी है, वो हर्ट हो जाती है, ठीक है। तो पहले कांग्रेस सिस्टम एंड हुआ, मंडल इशू जो है उसके बारे में काफ़ी मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रहा। उसके बाद अगर आप देखोगे क्या होता है 1990s के अंदर, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ जाते हैं। अब ये आपने थोड़ा इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि क्या होता है, 1991 से जो है हमारी कंट्री में बहुत सारे चेंजेस आए थे, हमारी कंट्री की इकोनॉमी में पर्टिकुलरली, जहाँ पर
हमने क्या किया था, जैसे पहले गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था हमारे मार्केट के ऊपर, अब क्या है वो कम कर दिया। अब हम पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने लग गए, जिसे बोला गया ग्लोबलाइजेशन। हमारी गवर्नमेंट ने कम इंटरवेंशन करनी शुरू कर दी मार्केट में, जिसे बोला गया लिबरलिज्म। प्राइवेटाइजेशन हुआ इस समय पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं इसको, NEP, ठीक है, ये जो है इंट्रोड्यूस की गई, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स जो है वो कंट्री में चलाए गए, हमारी कंट्री के स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आए गए, और ये स्टार्ट किए गए थे बाय राजीव गांधी। और ये जो चेंजेस हैं वो 1991 में विजिबल होने लग गए थे, लोगों को दिखने लग गया था कि प्राइवेट होती जा रही हैं चीज़ें और गवर्नमेंट कम इंटरवेंशन कर रहा है। फिर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, जिसे ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। तो LPG भी बोलते हैं इसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और NEP भी बोलते हैं ना, ये है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमी में चेंज आया। हमने पढ़ लिया कास्ट इशू पे क्या क्या हो रहा था, फिर हमने पॉलिटिकल पार्टी की एंड के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हम समझेंगे रिलीजन के बारे में। अब होता क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व बहुत ज़्यादा राइज होने लग जाती है हमारे कंट्री में। हिंदुत्व के नाम पर लोगों को अपील की जाएगी, ठीक है, इस समय में स्पेशली बाय BJP, ठीक है। तो इस समय पे क्या होता है कि अयोध्या डेमोलिशन जो है, बाबरी मस्जिद को जो डिस्ट्रॉय किया गया था, डेमोलिश किया गया था, वो हुआ था इस समय में 1990s में। राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रही थी, रथ यात्रा एंड ऑल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हिंदूज को अपील की जा रही है, हिंदूज को यूज़ किया जा रहा है कि अपने वोट बैंक के लिए एक्चुअल में। तो और ये सब क्या है, इसकी वजह से राइज ऑफ BJP हो रहा था। क्वेश्चन उठ रहे थे कि इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म कहाँ है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अयोध्या डेमोलिशन, अयोध्या के अंदर क्या है, हिंदू जो हैं वो, देखो अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल अनबायस्ड होकर बोल रही हूँ, नीदर ऑन द साइड ऑफ हिंदूज नॉर ऑन द साइड ऑफ मुस्लिम्स, बिल्कुल मतलब सेकुलर तरीके से बता रही हूँ आपको कि अयोध्या में हिंदू कहते हैं कि राम जन्मभूमि है, जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर राम जी का मंदिर होना चाहिए। और ऑलरेडी अयोध्या में बाबरी मस्जिद है, जो कि मुस्लिम्स का वर्शिप प्लेस है। तो हिंदूज की ये जो राम जन्मभूमि वाली मूवमेंट चल रही थी, उसके अंतर्गत लोग जो हैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक तरह से कट्टर हो गए, और उन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद को तोड़ा, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्युनल एक्ट हो रहा था, ठीक है, इंडिया के अंदर। इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। 91 के अंदर क्या होता है, मई में श्रीलंकन तमिल जो है, तमिल लोग श्रीलंका से, एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये आपने दूसरी बुक के चैप्टर में पढ़ रखा है, और मैंने आपको पूरी हिस्ट्री भी समझाई थी वहाँ पर यहाँ पर हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि श्रीलंका के एक तमिल थे जो कि लिट्टे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे, जिन्होंने राजीव गांधी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी असैसिनेशन की थी, उनका मर्डर किया था, ठीक है। तो ऑन मई 1991 वो क्या हुआ था कि उस समय पर राजीव गांधी जो हैं वो तमिलनाडु में कैंपेन करने के लिए गए थे अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जब राजीव गांधी को मार दिया जाता है, उसके बाद कांग्रेस ने एक नया लीडर नरसिम्हा राव, उन्हें जो है वो अपना नेक्स्ट PM चूज़ किया था, ठीक है। आप देख भी सकते हो, ये वाली जो पिक्चर है ये आपको सारी स्टोरी बता देगी, मैं आपको ये समझा दूंगी। PV नरसिम्हा राव जो हैं वो कांग्रेस के नेक्स्ट PM फेस बनते हैं, ठीक है। और 1991 के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, 1991 में कांग्रेस जो है इनके एक तरह से लीडरशिप में बहुत अच्छी तरीके से जीतती है, मेजॉरिटी में जीतती है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे। आपको जो रिटन टेक्स्ट है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम इसी से सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है। तो इनकी मेजॉरिटी नहीं बनती है, पर ये लार्जेस्ट पार्टी होती है कांग्रेस, ठीक है। 1991 के इलेक्शन में, 89 के इलेक्शन में आपने देखा कि हार जाते हैं। 1991 में एक तरह से लार्जेस्ट पार्टी, यानी कि जिसे सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है। मेजॉरिटी क्या होता है कि आपको
आप खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो, आपकी पार्टी की वो खुद ही सरकार बना लेगी। लार्जेस्ट पार्टी होता है कि आपके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं और शायद आपको दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत हो ताकि आपकी मेजॉरिटी बन जाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एरा ऑफ कोलिजन्स। ये सब कुछ हम पेज नंबर 179 के थ्रू पढ़ लेंगे और कुछ और भी टॉपिक्स हैं। तो आपने समझ लिया 1989 के अंदर कांग्रेस का डिक्लाइन हो जाता है, पर उसका ये इम्प्लीकेशन नहीं है कि कांग्रेस के प्लेस पर कोई और बहुत बड़ी पार्टी इमर्ज हो गई है। ठीक है, कांग्रेस को रिप्लेस करने वाली कोई पार्टी नहीं थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि क्योंकि कांग्रेस का डिक्लाइन तो हो गया पर कांग्रेस की जगह कोई बहुत पावरफुल पार्टी नहीं आई है, इसकी वजह से बहुत सारी पार्टीज़ को मिलजुल कर क्या करना पड़ रहा है, सरकार में अपनी मेजॉरिटी बनाएंगे। ठीक है, मेजॉरिटी से क्या होगा, 50% + 1 सीट होता है ना मेजॉरिटी, तो वो चीज़ को बनाने के लिए पार्टीज जुड़ेंगी। तो इस समय को जो है, देखो कहाँ से कहाँ तक, 1989 से 2014 तक, ये जो समय है 1989 से 2014, ये वाला समय इसको बोला जाता है एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम या फिर एरा ऑफ कोलिजन्स। 89 तो आपको समझ में आ गया कि कांग्रेस हार गई तो नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई अपनी जुड़कर, ठीक है, कोलिजन बनाकर। और 14 में क्या होता है, बीजेपी को, एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिल जाती है। ठीक है, आपने ये तो एक्सपीरियंस किया ही है। पर उससे पहले जो है मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ज़्यादा हो रहा था, कोलिशन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बन रही थी इंडिया के अंदर। तो ये वाला टाइम पीरियड आपको 100% याद रखना है, 1989 टू 2014। ठीक है, तो अभी क्या होता है इस समय में, ये जो टाइम पीरियड है, देयर वाज क्रूशियल रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। ठीक है, जो रीजन की पार्टीज़ हैं, अलग अलग स्टेट्स की पार्टीज़ हैं। नो सिंगल पार्टी हैड क्लियर मेजॉरिटी टिल 2014। किसी के पास भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी कि वो सिर्फ अकेली पार्टी पूरे इंडिया पर जो है सेंट्रल लेवल पर रूल कर रही हो। ठीक है, सिंस 1989, वही समझ लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल पॉलिटिकल इक्वेशंस है, वो मैं आपको समझाती हूँ। अभी ये वाला पॉइंट हम इसके थ्रू समझेंगे जो पेज नंबर 179 है। अभी जो है वो आप एक डिफरेंस समझ लीजिए। देखो, दो सिचुएशंस होती हैं। क्या होता है कि एक होता है कोलिजन गवर्नमेंट, एक होता है माइनॉरिटी गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से सुनेंगे। कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है कि मान लो आपकी ये वाली पार्टी थी, ठीक है, ये मान लो आपका जनता पार्टी थी। ठीक है, अब जो जनता पार्टी है वो, उसका कुछ सबसे ज़्यादा सीट्स बन गए पर मेजॉरिटी नहीं बन पाई है। 50% सीट्स + 1 सीट ज़्यादा नहीं, उतनी नहीं हो पाई है। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा जनता पार्टी की। अब जनता पार्टी देखेगी कि मुझे कौन कौन सपोर्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से मेरी मेजॉरिटी बन जाए। ठीक है, अब दो तरीके होते हैं, या तो ये जो दो पार्टीज आएंगी वो बिल्कुल ही गवर्नमेंट में जुड़ जाएंगी। ठीक है, या फिर क्या होगा कि जो जनता पार्टी है उसे बाहर से सपोर्ट करेगी, जिसे बोलते हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अब होता क्या है, 1989 के अंदर जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं और जो आपकी बीजेपी है वो जनता पार्टी को आउटसाइड सपोर्ट देती है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। अगर तो ये दोनों पार्टीज़ कोलिजन बना लेती, गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाती, यहाँ इस वाले केस में कोलिजन गवर्नमेंट में, तब क्या होता, जो बीजेपी है और लेफ्ट पार्टी है उसको जनता पार्टी की कैबिनेट में हिस्सा मिलता। ठीक है, कैबिनेट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पार्लियामेंट का, जो बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। पर इसमें होता क्या है, इन्हें क्या है, जनता पार्टी के अकॉर्डिंग ही वोट करनी है। ये क्रिटिसाइज किसी भी इशू पर नहीं कर सकते जब वो कोलिजन में है। ठीक है, पर माइनॉरिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये जुड़ गई, इन्होंने इनकी मेजॉरिटी बना दी, पर ये जनता पार्टी की कैबिनेट में नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है जनता पार्टी से। ये क्या करेंगे, ये आउटसाइड से सपोर्ट करेंगे। यानी कि जब भी कॉन्फिडेंस मोशन या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वाला जो पास होगा, आपको पता होगा कि कभी भी जब सपोर्ट नहीं रहता है सरकार के पास दूसरी पार्टीज़ का, तो ये वोट डाल के देखा जाता है कि जनता पार्टी को ये दोनों सपोर्ट कर भी रहे हैं या नहीं। तो उसमें हमेशा जनता पार्टी के
फेवर में ही वोट करेंगे ये दोनों पार्टीज़, जो कि हुआ था 1989 के अंदर। पर ये कैबिनेट में नहीं जाएंगे, यानी कि हर इशू की को जनता पार्टी के अकॉर्डिंग वोट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि कैबिनेट में अगर कोई भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और पार्टी के खिलाफ वोट कर रहे हैं किसी बारे में, यानी कि ये जो सरकार है वो नहीं उतनी मतलब चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये होता है माइनॉरिटी गवर्नमेंट, सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। ये वाला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये जो एरा ऑफ कोलिजन्स था इसमें दो तरीके से बन रही थी, कभी कोलिजन बन जाती थी, कभी माइनॉरिटी बन जाती थी। कई बार पार्टीज बाहर से सपोर्ट करती थी, कई बार अंदर ही सपोर्ट रहता था, ठीक है। तो अब आप अपना पेज नंबर 179 खोल सकते हैं। आपको इनिशियली ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब ये जो है एरा ऑफ कोलिजन, इसके अंदर जो जितना भी टेक्स्ट दे रखा है आपको पढ़ने को, वो सब कुछ आपको ये डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है। तो हम क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन से समझेंगे। जो जो मैं आपको बताऊंगी ना वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ इस पेज को कई लोग छोड़ देते हैं, पर ये जो पेज है इसका सारा मटीरियल एक्चुअल में जो आपका टॉपिक है ये कोलिजन वाला, उसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1989, मतलब कि सेंटर के लेवल पे कौन पीएम बन रहा था, कौन सी पार्टी से था, कौन सी कोलिजन से था, ये वाली बात हम समझेंगे। मैंने आपको बता दिया 89 के अंदर कांग्रेस हार जाती है, किसकी गवर्नमेंट बनती है, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। मैं आपको और जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो नेशनल फ्रंट जो है वो किसने बनाया था, जनता पार्टी ने, ठीक है। तो जनता पार्टी जो है उनके जो कैंडिडेट वीपी सिंह, वो जो है वो हमारे पीएम बनते हैं 1989 के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया आउटसाइड से कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, लेफ्ट फ्रंट सपोर्ट कर रहा था और बीजेपी सपोर्ट कर रहा था। कैबिनेट में नहीं था, पर जब भी कॉन्फिडेंस दिखाना है कि हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो वो इन्हीं के फेवर में वोट करते थे। अब होता क्या है, 1990 अगले ही साल क्या होता है कि इनका मेजॉरिटी नहीं रह पाती है वीपी सिंह की। अब होता क्या है, 1990 के अंदर ही नेशनल फ्रंट का ही एक सेक्शन था, ठीक है, जो कि समाजवादी जनता पार्टी के थ्रू जो है वो बन रखा था, ठीक है। वो इन्होंने मतलब सपोर्ट गैदर कर लिया किसी तरह कांग्रेस से, ठीक है। और वो 1990 में इन्होंने रूल किया और अगले साल ये भी गिर गए, ठीक है। अब आपको 1989 याद रखना है और 90 याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल फ्रंट था, यहाँ पे सेक्शन ऑफ नेशनल फ्रंट था। आपको ये नवंबर जून ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो समाजवादी जनता पार्टी इसी का हिस्सा है, ठीक है, जो कि चंद्रशेखर जो हैं वो हमारे पीएम बने थे 1990 के अंदर, अगले साल इनका भी। तो आप देख सकते हो जनता पार्टी जो है, नेशनल फ्रंट जो है वो सिर्फ एक एक साल ऐसे हुआ था। अब 1991 के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जीत रही थी, लार्जेस्ट पार्टी थी 1991 के इलेक्शन में। तो क्योंकि सरकार गिर गई है तो दोबारा से इलेक्शन होते हैं और 5 साल जो है वो कांग्रेस का रूल चलता है। सपोर्ट मिलता था इसके अंदर इसे AIADMK, द्रविड़ मुनेत्र कजगम के बारे में आपने पढ़ रखा है। तो 1996 में तक जो है PV नरसिम्हा राव, जो कि राजीव गांधी के बाद नेक्स्ट पीएम फेस ऑफ कांग्रेस थे, ये जो है वो रूल करते हैं, ठीक है। नेशनल फ्रंट सेक्शन वाला नेशनल फ्रंट, उसके बाद कांग्रेस। अब देखो अब क्या होता है कि अब आएगी बीजेपी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि बीजेपी अब अगला 96 में होता है इलेक्शन। बीजेपी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी तो निकलती है, पर वो जो है सिक्योर नहीं कर पाई थी मेजॉरिटी इन लोकसभा। मतलब दूसरी पार्टीज़ बीजेपी की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करने वाली पार्टीज़ थी, तो किसी ने भी बीजेपी को मेजॉरिटी बनाने के लिए सपोर्ट नहीं किया। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनकी बीजेपी जो है वो जीत रही होती है, पर बीजेपी कुडंट एक्चुअली सिक्योर मेजॉरिटी इन लोकसभा from other parties because their ideology was completely different from BJP, और वो BJP को क्रिटिसाइज करते थे। तो ये जो है वो 13 दिन की मतलब टाइम मिली थी
अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि आपको अपना मेजॉरिटी आपको प्रूव करनी है, बट ये पार्टी नहीं कर पाती है। तो अभी क्या होता है, जून के अंदर अब हमारा एक न्यू चीज़ आ रही है। अभी आपने नेशनल फ्रंट पढ़ा था, फिर बीच में कांग्रेस आ गई, फिर बीजेपी की 13 दिन ही हुई, फिर उसके बाद क्या होगा, यूनाइटेड फ्रंट आने वाला है। यूनाइटेड फ्रंट और नेशनल फ्रंट एक्चुअल में थोड़े बहुत सेम हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि क्योंकि ये नहीं बना पाए तो जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह हम कोलिजन बना लें। तो अब की बार क्या होता है, 96 के अंदर जनता पार्टी फिर से कोशिश करती है दूसरों से, भाई मुझे सपोर्ट कर दो, मुझे सपोर्ट कर दो। तो यहाँ पे एक तो लेफ्ट फ्रंट जो है वो होगा, ठीक है, और एक कांग्रेस सपोर्ट करेगी यूनाइटेड फ्रंट को, जो कि यूनाइटेड फ्रंट के अंदर कौन है, मेन जनता पार्टी है, जो नेशनल फ्रंट में भी थी। तो अब आपको जो मैं आपको बता रही थी ये वाली बात कि अनस्टेबल पॉलिटिकल इक्वेशंस है, कैसे क्या क्या होता है। तो आपने सबसे पहले नेशनल फ्रंट के बारे में पढ़ा ना कि 1989 के अंदर जो आपकी जनता पार्टी है उसे कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, उसे क्या क्या सपोर्ट कर रहे थे। एक तो लेफ्ट वाले सपोर्ट कर रहे थे और एक बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि वो दोनों चाहते थे कि कांग्रेस बाहर निकले, अब की बार ऐसा हराएं कि कांग्रेस को जगह ना मिले, ठीक है। तो 1989 के अंदर ये हुआ। अब 96 के अंदर जब बीजेपी बना नहीं पाई है तो क्या हुआ कि लेफ्ट और कांग्रेस सपोर्ट करेगी यूनाइटेड फ्रंट को। क्यों करेगी, ताकि बीजेपी को कहीं जगह ना मिल जाए, ठीक है। तो आप ये देख लो, यहाँ पे ये क्या चाहते थे, कांग्रेस को आउट, क्योंकि कांग्रेस पहले स्ट्रांग हुआ करती थी, कांग्रेस को निकालना है। अब जब यूनाइटेड फ्रंट बनता है तो यहाँ पे क्या चाहते हैं, ये वाले अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी को थोड़ी सी भी जगह ना मिले। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने सपोर्ट किया था यूनाइटेड फ्रंट को। तो आपकी बुक में लिखा है दिस इज नोन एज अनस्टेबल पॉलिटिकल इक्वेशंस, कि किसी एक पार्टी को बाहर करने के लिए डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी कि इसे बाहर रखना है, ठीक है, वो चीज़। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है ये भी इतना चल नहीं पाती है, ठीक है। ये जो यूनाइटेड फ्रंट HD देवे गौड़ा के अंडर नहीं चल पाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर जो IK गुजराल हैं जो वो कोशिश करते हैं यूनाइटेड फ्रंट में अगले PM बनने की, कि मैं देखता हूँ सपोर्ट दोबारा से लेके आऊँगा, ठीक है। तो इनका भी ज़्यादा कुछ चल नहीं पाता है। तो यूनाइटेड फ्रंट एक एक साल भी मुश्किल से दोनों का जो है वो टाइम पीरियड रहता है। तो आप देख सकते हो 98 के अंदर जो है अब फिर से मतलब वो हो गया है, फिर से ये यूनाइटेड फ्रंट चली गई है। अब क्या होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो किसी तरह मतलब अपना मतलब दोबारा से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रही हैं पार्टीज़ कि हम कहीं से अपना वो कर लें, ठीक है, लोगों को मना लें, दूसरी पार्टीज़ को मना लें। तो अभी क्या होगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो कोशिश करते हैं और इनका थोड़ा चलता है, 13 महीने चलती है इनकी सरकार, ठीक है। फिर जो दूसरी पार्टीज़ ने सपोर्ट किया था बीजेपी को वो अपना सपोर्ट हटा लेती हैं, तो फिर गिर जाती है गवर्नमेंट। अब क्या होता है, 1999 के अंदर अगला इलेक्शन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1999 के अंदर अगला इलेक्शन होता है और इसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी की, आप याद रखोगे जो भी कोलिजन होती है उसका नाम होता है NDA, जो कांग्रेस की होती है उसका नाम होता है UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। बीजेपी की क्या होती है, NDA, कांग्रेस की क्या होती है, UPA, ठीक है। तो आप ये याद रखोगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो 1999 से 2004 पूरे 5 साल इनका टर्म चला था फिर, क्योंकि NDA बहुत बहुमत से जीत जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, 2004 के बाद अब कांग्रेस आती है, ठीक है। अभी मैं आपको ऊपर का सबसे दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपको ऐसे ना लगे कि ये क्या होता जा रहा है। नेशनल फ्रंट, ठीक है। 91 के अंदर मैंने आपको याद बता दिया है कि 91 के अंदर क्या होता है, राजीव गांधी की असैसिनेशन भी होती है पर कांग्रेस जीतती भी है PV नरसिम्हा राव जी के अंडर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 96 में ओवर कांग्रेस, फिर 13 दिन की गवर्नमेंट बीजेपी की, फिर यूनाइटेड फ्रंट बनता है जनता दल के सेम, ठीक है। ये सेम फिर से आ जाते हैं, फिर यूनाइटेड फ्रंट 2 साल लगभग चलता है, फिर ये फेल हो जाता है। देखो यहाँ पे भी फेल,
जनता पार्टी, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट फेल, मेजॉरिटी नहीं बना पाते हैं। तो फिर कोशिश करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने का, फिर इनका भी सपोर्ट हट जाता है। फिर जो 1999 के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर बीजेपी जीत जाती है, 5 साल रूल करेगी। उसके बाद आएगा कांग्रेस 2004 से 14 तक, ठीक है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस जिसका लीड कर रही थी, और छोटी छोटी पार्टीज़ थी जिसकी वजह से मेजॉरिटी बनी, जिसे यूपीए बोल दिया जाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। वो 2004 से 2014 यानी कि 2004 में इलेक्शन हुआ था तो यूपीए की सरकार बनी, 2009 में होता है तो भी यूपीए की बनी, और 14 तक चलेगी ये। अब क्या होता है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंडर थी। उसके बाद 2014 के अंदर ये जो है एनडीए जीत जाती है क्लियर मेजॉरिटी से, ठीक है, क्लियर मेजॉरिटी लेड बाय बीजेपी, ठीक है, जिसमें नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ये टाइम पीरियड के बाद जो कोलिजन वाला सिस्टम है, वो एक तरह से मल्टी पार्टी सिस्टम वगैरह वो एंड हुआ है, ठीक है। क्लियर मेजॉरिटी मिली है इस समय बीजेपी को। ऑलराइट, ये सब कुछ आपने पढ़ा है अभी 2 टॉपिक्स का। आने वाली 2 वीडियोस आएंगी, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। आप एक बार इसको दोबारा से देख लेंगे। एनएफ कांग्रेस, बीजेपी का 13 दिन, ये है यूएफ, उसके बाद बीजेपी का 13 मंथ, फिर 5 साल, फिर कांग्रेस का 10 साल, फिर 2014 आ जाएगा। ये तो हम सबको पता ही है 2014 में क्या क्या हुआ है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। आपको पहले मुश्किल लग रहा होगा, अब आसान लग रहा होगा। आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट दिस टॉपिक कि मैं ये कैसे कवर करूँगी, बट जब मैं 12th में थी तो अभी मुझे थोड़ा लगा कि मैंने शायद समझा दिया हो आपको अच्छी तरीके से। टिल देन बाय बाय, आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय।